नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को पार्टी में लाने के लिए तैयार हो गए, सब बताया जा रहा है, पर किसके कहने पर तैयार हुए हैं ये आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि मुकेश सहनी और शहाबुद्दीन के बेटे के बीच दोस्ती आजकल दिख रही है, उसके क्या मायने हैं। साथ ही पप्पू यादव आखिर गिरिराज सिंह पर क्यों इतना भड़के हैं, जो एक मामला आपको पता होगा कि कैसे मक्का अनुसंधान केंद्र कर्नाटक जा रहा है बिहार से, उसको लेकर नाराजगी है, क्या कुछ बोले हैं, क्या उसके मायने हैं, वो आपको समझाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। और हमारे साथ रोज की तरह हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी मौजूद हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले तो निशांत कुमार के मुद्दे पर ही बात करते हैं, जिसको लेकर कयास तो लगाए जा रहे हैं कब आएंगे कब नहीं आएंगे, मगर अब बताया जा रहा है कि आखिरकार मान गए हैं नीतीश कुमार। और कहा जा रहा है किसी खास आदमी के कहने पर माने हैं। तो कौन है वो खास आदमी, क्या कहा उसने जो नीतीश कुमार तैयार हो गए? लॉन्चिंग पैड तो पूरा तैयार कर ही दिया गया है, लॉन्चिंग कब है? देखिए, आपको एक बात बता दें कि लॉन्चिंग तो लगभग फाइनल है और लॉन्चिंग की बात फाइनल है, इसलिए उनका फोटो और पोस्टर पार्टी ऑफिस के बाहर लगाया भी जा रहा है। दरअसल आपको ये बता दें कि जो बातें बाहर आ रही हैं उसमें कहा यह जा रहा है कि खुद संजय झा और विजय चौधरी जैसे लोग नीतीश कुमार को ये समझाने में लगे हुए थे कि निशांत को पार्टी में लाना क्यों जरूरी है, और निशांत अगर पार्टी में आते हैं तो ये पार्टी के भविष्य के लिए माफी चाहेंगे, ये पार्टी के भविष्य के लिए क्यों अच्छा है। दरअसल आपको बता दें कि पहले तो ये दबाव या प्रेशर पारिवारिक लोग के तरफ से हुआ। आप निशांत को अक्सर देखेंगे तो कहा जाता है कि वो अपने परिजनों के साथ रहते थे, खास तौर पर मौसी की बड़ी भूमिका बताई जा रही है, एक मौसा हैं उनकी भी बड़ी भूमिका बताई जा रही है। और दरअसल जो जेडीयू के सिंपैथाइजर हैं उनके बीच ये मैसेज था कि अगर निशांत नहीं होंगे तो कौन होगा। अभी होली के दिन बहुत सारे लोग गांव से भी खेलने आए। गांव का नाम कल्याण बिघा है। मैं अभी चुनाव में भी कल्याण बिघा गया था। कल्याण बिघा जब आप जाएंगे तो नीतीश कुमार का पुराना घर, जो कि किस तरह से पूरा जर्जर हुआ पड़ा है, और बगल में एक छोटा सा घर है जो इमारत के रूप में तब्दील हुआ, नया घर बनाया गया, पर उसमें भी कोई रहता नहीं है। और साथ ही साथ एक जो उनकी ज़मीन है उस पे नीतीश कुमार अपने पिता, माता और पत्नी का स्मारक बनाए हुए हैं, उसमें बाग बगीचा भी है, तो वो देखने में बहुत खूबसूरत दिखता है। पर आपको बता दें कि कल्याण बिघा गांव में आपको सारी सुविधाएं नज़र आएंगी। वहाँ बैंक भी है, वहाँ पोस्ट ऑफिस भी है, वहाँ अस्पताल भी है, और वहाँ हर विभाग काम करता हुआ दिखेगा, बिजली ऑफिस भी है, तमाम तरह की सुविधाएं। दरअसल जो वहाँ के लोग हैं उनको लगने लगा कि अब नीतीश के बाद कौन, और नीतीश के बाद कौन, तो लोग खुल करके बाहर आने लगे, परिजन बाहर आने लगे, नीतीश कुमार के रिश्तेदार बाहर आने लगे, सिंपैथाइजर बाहर आने लगे, दोस्त बाहर आने लगे, और लगातार ये दबाव बनाने लगे कि क्यों नहीं निशांत को पॉलिटिक्स में लाया जाए। और निशांत पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो जेडीयू की पॉलिटिक्स बचेगी नहीं, जेडीयू का वोट बैंक बिखर जाएगा। और ये ना तो जेडीयू के कोर वोटर्स जो हैं उनके लिए अच्छा है, क्योंकि लोग कहते हैं ना बड़ा प्राउडली कि भाई कुर्मी के सिर पर ताज है, इस तरह की बात ऑफ द रिकॉर्ड होती है, लोग बात करते हैं। तो उनको लगता ना कि निशांत आएंगे तो वो कुशवाहा और कुर्मी समाज जो आधार वोट बैंक है उनके साथ सत्ता जुड़ी रह सकती है, उनके साथ वो वोट बैंक जुड़ा रह सकता है, उनका वो पॉलिटिकल पावर बरकरार रखा जा सकता है। तो ये जो प्रेशर पड़ा, उसके बाद निशांत बाहर निकले। निशांत जो पहले कहते थे मेरी अध्यात्म में रुचि है, कहा जाता निशांत बिल्कुल अध्यात्म की तरफ देखते थे, लेकिन इधर कुछ महीनों से निशांत बाहर निकलने लगे, पार्टी फंक्शन में जाने लगे, और जब फंक्शन में जाने लगे तो कुछ दिन के बाद वो पॉलिटिकल आंसर देने लगे। तो आप समझ लीजिए कि ये दिखने लगा कि निशांत का रुझान इधर बढ़ रहा है, और निशांत का रुझान बढ़ रहा है तो कहा जा रहा है कि निशांत की नानी घर के तरफ से, अगर आप कहें मौसी और ये लोग इन्वॉल्व हुए, फिर नीतीश कुमार के कई रिश्तेदार दोस्त इन्वॉल्व हुए जो काफ़ी करीबी हैं, उनकी बहन, फूफा, इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है कि वो ये चाहते रहे कि निशांत
पॉलिटिक्स में आए, निशांत नीतीश कुमार की विरासत को आगे लेकर के जाए। और जब उन लोग का इन्वॉल्वमेंट हुआ और फिर जो जेडीयू का कैडर वो हतोत्साहित था, उसके अंदर उत्साह की कमी हो चुकी थी। उसको लग रहा था नीतीश कुमार अब बूढ़े हो रहे हैं, नीतीश कुमार का पॉलिटिक्स बहुत दिन तक बचा हुआ नहीं है। ये आवाज़ बड़ी तेजी से उठने लगी, बिहार के जन जन तक ये आवाज़ पहुंच चुकी थी। और दरअसल इसीलिए पार्टी ने एक तरीके से एक रणनीति बनाई कि अगर हम निशांत को ले आएंगे तो जो हमारा वोट बैंक है उसके सामने यह मैसेज रहेगा कि नहीं, भविष्य है। और भविष्य है तो कौन है? निशांत है। निशांत कौन है? तो नीतीश कुमार के बेटे हैं। तो निश्चित तौर पर नेता के बेटे पर लोगों का विश्वास बरकरार रह सकता है। अब ये क्या पिता की तरह विश्वास कायम रखेंगे, ये एक अलग सवाल है, ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन फिलहाल जो नीतीश कुमार के साथ जुड़ा हुआ वोट बैंक है उसको साधे रखने के लिए निशांत की जरूरत तो थी। और इसी निशांत की जरूरत को पहले परिवार के लोगों ने समझा, फिर परिवार के मित्रों ने समझा, फिर ये बात कैडर तक पहुंची, कैडर का दबाव बढ़ने लगा। जब दबाव बढ़ने लगा तो नीतीश कुमार होली में उनको बाहर लेकर के आए। फिर आप देखिए विजय चौधरी और संजय झा के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं। और अब परिजन भी कह रहे हैं कि संजय झा और विजय चौधरी भी चाहते हैं कि निशांत पॉलिटिक्स में आए। तो मेरे पास ये जानकारी है कि उनको ग्रूम किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि पब्लिक में कैसे बिहेव करना है, पब्लिक में क्या बात करनी है, कभी भी गुस्से में नहीं आना है, कैसे मीडिया को हैंडल करना है, किस बात का जवाब देना है, बहुत नेगेटिव नहीं होना है, आक्रोशित नहीं होना है, आपको कैसे पब्लिक में कंपोजर मेंटेन रखना है। ये तमाम तरह की ट्रेनिंग उनको दी जा रही है। और आपको बता दें कि उनके गुरु भी हैं, राजनीतिक गुरु भी हैं, जो कि उनको समझा रहे हैं, उनको ग्रूम कर रहे हैं, उनको तैयार कर रहे हैं। और ये बात साफ है कि 49 साल के हो चुके हैं निशांत, उनकी शादी अभी नहीं हुई है। ये भी चर्चा का विषय है, हो सकता है आगे शादी हो जाए, क्योंकि जब सलमान खान अभी तक एलिजिबल बैचलर कहलाते हैं तो निशांत भी एलिजिबल बैचलर हैं भाई। मुख्यमंत्री बन के मुख्यमंत्री बन करके शादी कर सकते हैं। कई ऐसे लोग हैं ना जिन्होंने जो उप मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने शादी की। आप देख लीजिए झारखंड के डिप्टी सीएम की शादी कब हुई थी, ऐसे कई लोग हैं। तेजस्वी यादव की शादी कब हुई? उप मुख्यमंत्री बनने के बाद हुई है शादी। तो आप समझ लीजिए कि जब इस तरह की बातें होती है तो निश्चित तौर पर एक बात तो साफ समझ में आ रहा है कि जेडीयू को उसका भविष्य मिल गया। शादी वादी होती रहेगी देर सवेर, पर जेडीयू का कमान कौन संभालेगा? तो नीतीश कुमार का बेटा संभालेगा, निशांत संभालेंगे। निशांत को तैयार किया जा रहा है, प्रॉपर टाइम का इंतजार किया जा रहा है। निशांत की लॉन्चिंग होगी, भले ही अभी शब्दों में बयान नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं। और सोचिए कि जब विजय चौधरी कहने लगे कि ये नीतीश कुमार को तय करना है कि वो किस भूमिका में होंगे, उनकी पार्टी है, वो कैसे राजनीति करेंगे, वो क्या करेंगे, तो अब कहने के लिए रह क्या जाता है? बस दिन और समय की ही तो बात है। पर आपको इतना हम बता सकते हैं कि निशांत के परिजनों में, रिश्तेदारों में, तमाम लोगों में खुशी का माहौल है कि निशांत अब पॉलिटिक्स संभालेंगे, पॉलिटिक्स में आएंगे। अगर आप कैडर की बात करें उनमें भी बहुत खुशी का माहौल है। तो ये कहा जा सकता है कि जेडीयू को उसका भविष्य मिल गया है और इस वजह से बहुत लोग काफी खुश हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि पार्टी कैडर और पार्टी के बड़े नेता ही नहीं, जो पारिवारिक लोग हैं, रिश्तेदार हैं, जिनके निगरानी में निशांत बड़े हुए हैं, वो लोग भी इन्वॉल्व हुए हैं कि कैसे राजनीति में जो एंट्री उनकी रुकी हुई है वो ब्लॉकेज खत्म हो, वो राजनीति में आए। देखिए, आप निशांत का कुछ विजुअल देखिए, आप पाएंगे उनके पीछे उनकी मौसी है। मौसी के पास निशांत जाते रहते हैं, मौसा भी है, कई और रिश्तेदार भी हैं, कजन्स भी हैं, बुआ भी हैं, जो चाहते हैं कि निशांत पॉलिटिक्स में है। और निशांत को पॉलिटिक्स में लाने के लिए इन लोगों के दिमाग में इसलिए ये बात सूझी कि आखिरकार नीतीश के बाद कौन जेडीयू को संभालेगा कौन?
तो इन लोगों को यह साफ दिखाई पड़ा कि जो जनता नीतीश कुमार को पसंद करती थी वही जनता निशांत को भी पसंद कर सकती है। एक मौका तो नीतीश कुमार के नाम पर निशांत को देगी ना, और अगर निशांत बेहतर डिलीवर करते हैं तो निश्चित तौर पर निशांत फिर उस राजनीति को काफी आगे बढ़ा ले जाएंगे। तो पहले परिजन के तरफ से इनिशिएट हुआ, और परिजन के तरफ इनिशिएट होने के बाद फिर दोस्तों ने इसको आगे बढ़ाना शुरू किया, फिर पार्टी के कैडर तक बात पहुंची, कैडर में उत्साह का सृजन हुआ, पोस्टर्स लगने शुरू हुए, क्योंकि उनको भी लग रहा था ना कि भाई हमारा भविष्य कहाँ है, कैसे है, आखिरकार कौन क्या करेगा। और छोड़िए, यहां तक कि तेजस्वी यादव ने भी वेलकम किया, चिराग पासवान ने भी वेलकम किया। तो आप देखिएगा कि बिहार की राजनीति में आपको थर्ड जनरेशन पॉलिटिक्स नजर आएगा। चिराग पासवान, आप ये देख लीजिए, सेकेंड जनरेशन पॉलिटिक्स, चिराग पासवान आ चुके हैं, तेजस्वी यादव आ चुके हैं, और अब इधर निशांत आएंगे। तो ये तीनों समाजवादी पार्टी की पृष्ठभूमि से निकले हुए नेताओं के सुपुत्र पॉलिटिक्स में होंगे। तो आप इससे समझ सकते हैं कि बिहार का पॉलिटिक्स आगे किस तरफ जा रहा है। बिहार का पॉलिटिक्स आगे किस तरफ जा रहा है, इसी से हमारा दूसरा सवाल जो है आपसे बनता है कि मुकेश साहनी और शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब, ये दोनों मिलकर 24 तारीख को मुजफ्फरपुर में इफ्तार पार्टी दे रहे हैं। बाकायदा पोस्टर छपे हैं, सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। इन दोनों की दोस्ती के क्या मायने निकाले जाएं पंकज जी? देखिए, इसके मायने बहुत गंभीर हैं। दरअसल आप ये देखिए कि ओसामा को लाया क्यों गया, ये समझना बहुत जरूरी है। एक तो नाम ही बहुत खतरनाक है, ओसामा, और ये नाम रखने का मतलब क्या है, क्योंकि ओसामा का नाम सुनते ही पूरी दुनिया थर्रा उठती थी। और वैसे ये भी शहाबुद्दीन के सुपुत्र हैं, ओसामा नाम है इनका। वैसे ये पढ़े लिखे विदेश से हैं, पर इन पे भी कई मुकदमे हैं और बहुत तरह के आरोप भी हैं, पर मैं वो बात नहीं करूँगा। सवाल ये है कि ओसामा और ये क्यों मिल रहे हैं। दरअसल कहें आप तो एक मुस्लिम नेता और दूसरे दलित मल्लाह के नेता। देखिए, आपको ये बता दें कि जिस तरीके से मुकेश साहनी अपनी पार्टी के लिए 60 सीटें मांग रहे हैं और जिस तरीके से वो ओसामा को लेकर के घूम रहे हैं, निश्चित तौर पर मल्लाह और मुस्लिम का गठजोड़ बनाने का प्रयास है। और इस गठजोड़ को आप कह सकते हैं कि आगे ये लोग मिलकर के क्या करने वाले हैं, तो इफ्तार पार्टी करने वाले हैं। 24 इफ्तार का मतलब है, कहेंगे हमने भाईचारा का संदेश दिया, जिसमें कई लोगों को बुलाएंगे और मुसलमान में पैठ करने की कोशिश करेंगे। और करेंगे कौन? मुकेश साहनी। मुकेश साहनी लगातार 2014 से, आप कह लीजिए कि 2014 से पॉलिटिक्स में घूमना शुरू किए, 2015 से वो राजनीति में उतर आए, और उसके बाद 2019 में भी वो बुरी तरीके से हारे, 2020 में भी कुछ खास नहीं कर पाए, 2024 लोकसभा में भी उनकी कुछ चली नहीं, पर 2025 विधानसभा में क्या चल पाएगी। 60 सीट उन्होंने मांगा है, 60 सीट में तेजस्वी कितना सीट देते हैं। दूसरा, वो डिप्टी सीएम का पद मांग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ओसामा के साथ दोस्ती भिड़ा करके एक तरीके से महागठबंधन के भीतर राजनीतिक दबाव बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं कि कैसे वो तेजस्वी पर प्रेशर डालें, और दूसरा अपना वोट बैंक मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। अपने इलाके में लोगों को बता सकें, अपनी पार्टी के लिए मुसलमानों को रिझा सकें, साध सकें, अपने साथ जोड़ सकें। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि ये प्रयास आने वाले दिनों में दिखेगा। वैसे इस बात को कौन इनकार कर सकता है कि ओसामा अब आरजेडी में शामिल हो चुके हैं, उनकी मां आरजेडी में शामिल हो चुकी हैं। उपचुनाव से ठीक पहले इनको आरजेडी में शामिल कराया गया। दरअसल इस बात का डर था कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी कर रहे हैं, अगर ओसामा जैसे लीडर जो कि शहाबुद्दीन के बेटे हैं, शहाबुद्दीन के बेटे के नाम पर मुस्लिम समाज जुड़ेगा। इसलिए आपको याद होगा बेलागंज में ओसामा कैंपेन करने भी गए थे। 35 साल से आरजेडी हारी नहीं थी, लेकिन ओसामा पहुंचे, लालू प्रसाद पहुंचे, पर जन स्वराज पार्टी ने एक मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिया। मुस्लिम उम्मीदवार उतरा तो हुआ क्या कि आरजेडी हार गई। जो पार्टी 35 साल से वहां हारी नहीं थी, वो हार गई इसलिए क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक छिटक गया। तो मुस्लिम वोट
को साधे रखना आरजेडी के लिए बड़ी चुनौती है। इधर कन्हैया यात्रा पर निकले हुए हैं, कन्हैया की भी मुस्लिम समाज में अच्छी लोकप्रियता है। सवाल उठता अगर कांग्रेस जुड़ी रहती है तो फायदा महागठबंधन को होगा, लेकिन अगर कांग्रेस अलग कुछ करने का प्रयास करेगी तो मुस्लिम वोट बटेगा। क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा, किस तरह से वोटिंग होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मुझे तो दो वजह बहुत साफ दिखाई पड़ती है कि एक तरफ ओसामा को लेकर के मुकेश सहनी घूम रहे हैं, मतलब मुस्लिम समाज के साथ मजबूत गठजोड़ करने की तैयारी, और दूसरा महागठबंधन के भीतर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है। बिल्कुल, दबाव बनाने की कोशिश जो कि सभी राजनीतिक दल इस वक्त बिहार में कर रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र। अब एक और मुद्दा जिसको लेकर दबाव बनाया जा रहा है विपक्ष द्वारा सरकार पर, वो है मक्का अनुसंधान केंद्र का, जो कि बेगूसराय से कर्नाटक के शिवमोगा में शिफ्ट किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने पूछा है कि बिहार से क्या दिक्कत है प्रधानमंत्री जी, इस तरह की बातें हो रही हैं। और इसी बीच पप्पू यादव ने भी गिरिराज सिंह पर हमला बोल दिया है। मामला बड़ा हो रहा है पंकज जी, राजनीतिक रंग ले चुका है, एक बड़ा सेंटर जा रहा है बिहार से निकल के कर्नाटक। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। हम आपको ये बता दें कि ये जो पप्पू यादव आवाज़ उठा रहे हैं, पप्पू यादव ने बड़े कड़े शब्दों में गिरिराज सिंह की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि इतना हट्ठा खट्ठा दिखने वाला व्यक्ति इतना कमज़ोर कैसे है और वो कुछ बोल क्यों नहीं पा रहा है। दरअसल ये सब राजनीतिक बयानबाजी है, लेकिन सीधा अगर आप मतलब देखें तो बहुत साफ है कि मक्का रिसर्च सेंटर बेगूसराय में है। 1977 में मेरी जानकारी या 97 में बेगूसराय में इसकी स्थापना हुई थी। टाइम जो भी रहा हो, ईस्वी जो भी रहा हो, ये मुझे लगता है मैं ठीक से रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बेगूसराय में इसकी स्थापना 97 में। और ये मेज रिसर्च सेंटर अब शिवमोगा कर्नाटक में शिफ्ट होगा, तो इसको लेकर के बहुत आवाज़ उठ रही है। और आवाज़ उठ रही है तो कहा जा रहा है कि ये बिहार से कर्नाटक क्यों जा रहा है। दरअसल बिहार में ऐसे भी बहुत ज़्यादा अनुसंधान केंद्र नहीं है, इंडस्ट्रीज़ नहीं है, तो फिर आप यहाँ से कर्नाटक लेकर के क्यों जा रहे हैं। और दरअसल ये कहा भी जा रहा है कि इसको लेकर के एक सवाल भी पूछा गया है लोकसभा में, तो उसका जवाब आया है कि क्योंकि मैं आपको बता दूं, एक प्रवक्ता हैं बीजेपी के नीरज कुमार, उन्होंने ये कहा है, लिखा है अपने एक्स पर कि हमारे बेगूसराय के सांसद और माननीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह 16 या 17 जनवरी को ही इस विषय में माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात कर चुके हैं। बिहार विरोधियों द्वारा यह अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है। इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आज लगाया गया है। पर सवाल ये है कि ये ट्रांसफ़र क्यों हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है ना। और ये ट्रांसफ़र हो रहा है तो बिहार से जा क्यों रहा है ये जान लीजिए। तो और बेगूसराय गिरिराज सिंह का संसदीय क्षेत्र है, तो गिरिराज सिंह केंद्र में मंत्री हैं, तो ये सवाल तो उठेगा ना, विरोधी तो उठाएंगे कि क्या आपकी चलती नहीं है, आप केंद्रीय मंत्री आपके क्षेत्र से रिसर्च सेंटर क्यों जा रहा है। तो पप्पू यादव ने तो सवाल उठाया कि आप चुप क्यों हैं, पर जो अभी डॉक्यूमेंट्स बीजेपी के प्रवक्ता ने शेयर किया, गिरिराज सिंह चुप नहीं है, अपनी मांग उन्होंने रखी है। पर गिरिराज सिंह की ये मांग केंद्र मानेगा, ये गंभीर सवाल है। अगर केंद्र मान जाता है तो गिरिराज सिंह की वाहवाही होगी, नहीं मानता है केंद्र, अगर ट्रांसफर हो जाता है तो निश्चित तौर पर गिरिराज सिंह वहाँ के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और अक्सर अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं। तो बेगूसराय के लोग ये बात तो पूछेंगे ही, या बेगूसराय क्या बिहार के लोग, विपक्ष के लोग गिरिराज सिंह को घेरेंगे ही, क्योंकि ये एक मुद्दा बन गया है कि भाई बिहार में एक तो ऐसे ही इंडस्ट्रीज नहीं है, कोई उस तरह का रिसर्च सेंटर नहीं है, और है भी तो बहुत कम संख्या में है। आखिरकार ये कृषि मंत्री बिहार से इसको कर्नाटक क्यों लेके जा रहे हैं, क्यों ले जाना चाहते हैं। ये सवाल इसीलिए तेजस्वी यादव ने पूछा है, ये सवाल पप्पू यादव ने पूछा है। इसको भले ही राजनीतिक टूल देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये सवाल तो एनडीए से पूछा जाएगा, वाजिब सवाल और ये बीजेपी से सांसद हैं, मंत्री हैं, तो इनसे पूछा जाएगा। भाई पावर के ये भी हिस्सा है, तो इनसे पूछा जाना कोई गलत भी नहीं है कि बेगूसराय से कर्नाटक क्यों।
बिल्कुल, जवाबदेही तो आप ही की बनती हाँ। है। सरकार में, राज्य में भी आपकी है, केंद्र में देखिए, भी आपकी है। एक बात है ना कि भाई आपकी पहुंच है तो लोग तो पूछेंगे और विपक्ष तो जोर जोर से पूछेगा और उसमें वो राजनीति भी खेलेगा, राजनीति भी करेगा कि भाई आपके रहते शिफ्ट कैसे हो रहा है, इसलिए इस तरह की चर्चा हो रही है। बिल्कुल, और चर्चा हो रही है और चर्चा वाजिब भी है। और मुझे लगता है कि ये धीमे धीमे और बड़ा मुद्दा बनेगा भी। शिवराज सिंह चौहान की चिट्ठी बड़ी वायरल भी है जो इस मसले को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही है और लोग सवाल लगातार बिहार के पूछ रहे हैं। तो आज कुल मिलाकर राग बिहारी में बातचीत इतनी ही। आपका क्या सोचना है, खासतौर पर ये जो मक्का रिसर्च सेंटर है जहाँ से जा रहा है उसको लेकर हम कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी जो भी अपडेट होगा बिहार की राजनीति से जुड़ा यूँ ही आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।